वेलकम टू ओनो स्टडी। मैं गोपाल ओनो स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस मान के बनाई है, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब वो टारगेट क्या क्या किस किस चीज़ को कर रहे हैं वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं हम लोग कि किस किस को टारगेट सर आपके क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा, मैंने निकाले हैं रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन। किसमें? रेलवे। ठीक है, अब चाहे रेलवे में वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, ठीक है, आरपीएफ के अलावा तुम्हारा एएलपी टेक्नीशियन हो। ये एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी ये 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसके प्रीवियस ईयर पेपर निकाले हैं मैंने। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर ये सारे को मैंने निकाला है ताकि आप लोगों को सॉल्व करा सकूं, समझा सकूं कि किस तरह से आप रीजनिंग को अपना आउट ऑफ 30 में से 30 ला सकते हैं। ठीक है ना, अभी फिलहाल में कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं जिनको सर आप टारगेट कर रहे हैं? ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, ठीक है ना, एनटीपीसी सीबीटी 2 आने वाला है, सीबीटी 2। अब उसके बाद में एसएससी जीडी आने वाला है, एमटीएस चल रहा है, सीजीएल फिर से आने वाला है। तो इन सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट करेंगे बेस बना के। ठीक है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक मल्टीपल रहेगा। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गएगा उसी क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा और आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, ये आप लोगों की एक सीरीज चलेगी। ये सीरीज लगता है 30 पार्टों तक लगभग जाएगी। इसके मैं 30 पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों को पूछे गए। इससे आप लोगों को क्या होगा, इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए और कहाँ तक आपको तैयारी करनी है और क्या क्या सटीक पढ़ना है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन आफ्टर द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ट्रिक को समझेंगे। क्या इसमें कोई ट्रिक हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। आर यू गेट माई पॉइंट? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या रहा हूँ? आई होप यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो उन चीज़ों को। ठीक है ना, रीजनिंग का बेस आप लोगों को पता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी स्टेनोग्राफर हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है वन डे एग्जाम जिसमें आप लोगों के लिए रीजनिंग का पोर्सन ना पूछा जाए। और चाहे वो बैंकिंग क्लर्क को, बैंक को पीओ हो, रीजनिंग का पोर्सन हर किसी में अच्छा पूछा जाता है। बैंक में थोड़ा हाई लेवल का पूछा जाता है। ठीक है ना, बैंक में क्या होता है, जो क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी बना देते हैं, यानी कि लंबा, उसी में टॉपिक, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, डायरेक्शन हो, नॉन वर्बल हो, वर्बल हो, किसी भी टाइप में हो, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बन जाएगा। और फिलहाल में आज का 10 अक्टूबर आज की डेट है, 10 अक्टूबर आज की डेट है 2021। 10 अक्टूबर 2021 आज की डेट है। आज यूपीएससी का 2021 वाला प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर हुआ है, फर्स्ट यानी कि सी सेट और प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, जो कि दोनों साथ में होते हैं। ऐसा पेपर हुआ है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे अगर सच्चाई हम बता दें आज की। ऐसे स्टूडेंट थे आज के में जो फर्स्ट पेपर देने के बाद में ही वापस आ गए थे। और आप लोगों को पता होगा, अगर आप सी सेट में पास हैं, जो कि सेकंड पेपर होता है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ताकि थोड़ा सा स्टूडेंट को नॉलेज हो जाए, क्योंकि रीजनिंग तो सी सेट वाले, यूपीएससी वाले भी पढ़ेंगे। देखिएगा, जो यूपीएससी होता है उसमें आप लोगों को पहला होता है प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है ना, 200 नंबर का होता है ये। ठीक है, अब फिर उसके बाद में होता है सी सेट। सी सेट में 80 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, ये भी 200 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें से 27 क्वेश्चन सही करने होते हैं। अगर आपके इसमें 27 क्वेश्चन सही है, ये पास है, तभी आपका ये प्रीलिम्स चेक होगा, अदरवाइज वो चेक भी नहीं होगा। तो कुछ, और पहले ये वाला प्रीलिम्स का पेपर होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही, 5:30 बजे पेपर छूटने का टाइम था सी सेट का, लेकिन अभी फिलहाल में वो बच्चे सी सेट दे के ही नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लग गया था कि प्रीलिम्स देने के बाद में सी सेट देने का कोई मतलब ही अदा नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे बाउंस करके जा रहे थे, स्टूडेंट को समझ तक नहीं आ रहे थे कैसे क्वेश्चन थे। अगर 1 से 25 क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 25 क्वेश्चन थोड़े साइंस के थे, थोड़ा सा आर्टिकल पूछ लिया था, पोर्टली से थे, लेकिन जो आने वाले क्वेश्चन थे, आगे जो क्वेश्चंस थे, उनको बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था कि किस प्रकार के क्वेश्चन है, कैसे सॉल्यूशन करें। तो इस बार का जो लेवल था 2020 में आप लोगों को क्या हुआ था, एग्रीकल्चर अच्छे खासे लेवल का आया था, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन के आसपास एग्रीकल्चर से देखने के लिए मिले थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, इस बार हाई लेवल का पेपर था। ठीक है ना, ये हो गया यूपीएससी का थोड़ा सा ओवरव्यू। यूपीएससी में भी सी सेट में रीजनिंग का बहुत बड़ा योगदान है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। चलिए अब अपना टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग मल्टीपल्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रेलवे में पूछे गए हैं। ठीक है ना, इसके बाद में 30 इसकी सीरीज चलेंगे, 30 इसकी वीडियो आएंगे आप लोगों के लिए। देन आफ्टर दैट फिर आपको किसी एग्जाम को टारगेट करके कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन में कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आई पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, देन आफ्टर दैट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस बाय ट्रिक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल मिलेगा थोड़ा सा।
चलिएगा समझते हैं। मेन चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकृति में दाईं ओर दर्पण दिया गया है, ठीक है, रखा गया है, दिए गई आकृति का सही दर्पण की छवि बताइए। यानी कि एक दर्पण रखा हुआ है। इस टॉपिक से आप लोगों के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, बैंकिंग का शायद मेरे को इसमें कंफर्म नहीं, इस टॉपिक से आएगा नहीं आएगा, वो आप देख के एक बार इसके कंफर्म कर लीजिएगा। एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, इन सब में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिएगा पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है सर ये एक दर्पण है, ठीक है ना, ये एक दर्पण है ऐसे करके ऐसे। मैं एक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद में मैं क्वेश्चन पे आऊँगा। और इसमें मैंने एक ऐसे करके एक फिगर बना दिया, ये वाला ये आकृति बना दी। इसमें मैंने दो पार्ट कर दिया, ठीक है ना। इसमें क्या किया, मैंने अपना नाम लिख दिया सर जी, ठीक है जी। और इसमें मैंने ये इसको मैंने खाली छोड़ दिया। तो इधर साइड में इसकी जो दर्पण आकृति बनेगी वो क्या बनेगी, आप लोग बताइएगा। आप लोग बताएंगे कि सर इनमें से एक डिब्बे में जी आएगा, एक रहेगा खाली, लेकिन कौन सा वाला खाली रहेगा और कौन से वाले में ये गोपाल सर जाके बैठेंगे वो आपको डिसाइड करना है। अब देखिएगा मैं इसका एक छोटा सा बेसिक फंडा आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो पास में आपको दिख रहा है जी, यहाँ पे इसके दर्पण के जस्ट पास में है ना, तो यहाँ पे भी जी जस्ट पास में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से उठ के जी और जस्ट यहाँ पे बैठ जाएगी जी। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिएगा क्या, यहाँ से जी को हटाया, जस्ट यहाँ से इसके दर्पण के जस्ट पास में थी, दर्पण के जस्ट पास में मैंने रख दिया। ये खाली स्पेस को मैंने यहाँ से उठाया, खाली स्पेस दूर है तो यहाँ पे भी दूर रख दिया। कैसे दूर है, यहाँ से देखिए, यहाँ से खाली स्पेस स्टार्ट होता है तो यहाँ से भी खाली स्पेस इतनी ही दूरी से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जी आ जाएगा, वहाँ पे खाली स्पेस रहेगा। आप लोग को पता पड़ गया कि दर्पण का कॉन्सेप्ट क्या है। दर्पण का कॉन्सेप्ट यही है, जो पास में है वो पास में, जो दूर है वो दूर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं विड्रॉ कर दूं या समझने के लिए रहने दूं? रहने देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं इससे। अब समझते हैं क्या। देखिएगा मैंने क्या बोला, जो पास होगा जो पास होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में एक और दर्पण बना लिया मैंने, यहाँ पे ये मैंने दर्पण बना लिया आप लोगों के लिए। इसमें मैं इस फिगर को विड्रॉ करूंगा, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलिए भाई, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीरियल, एमटीएस, तुम लोग जाइए घर पे, हम लोग आ रहे हैं वापस, ठीक है ना। इसमें आकृति क्या दी गई है, ये करके ऐसे करके ये एल बनाया हुआ है, ठीक है ना। और एल में ऐसे करके ये तीर का निशान है और जो कि इधर है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया आप लोगों को, जो पास में दिखेगा वो पास में जाएगा, जो दूर दिखेगा जो दूर जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें सर पास में क्या दिख रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं रहा, क्यों नहीं आएगा समझ में। ये वाला पोर्शन है जो जस्ट इसके पास में है, ये वाला पोर्शन है जो जस्ट इसके पास में है, ठीक है ना। अरे अब समझ पा रहे हैं? तो इसके मतलब ये वाला पोर्शन ऐसे करके ही रहेगा। ये वाला पोर्शन मैंने जस्ट पास में ले लिया, ये वाली लाइन है वहाँ है वहीं रहेगी, ये वाली लाइन जो वहाँ है वहीं रहेगी, ठीक है ना। यहाँ तक सभी को पता चल गया, ठीक है सर। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ये वाली जो स्ट्रो है, ये वाली जो ऐसे करके लाइन जा रही है, ये जस्ट ऐसे करके पलट दी जाएगी। पलटने का मतलब ये कैसे आ जाएगी, ये वाली लाइन आ जाएगी ऐसे करके ऐसे, ये ऐसे करके लाइन आ जाएगी। अब देख लो कि ये वाला फिगर किस आकृति में किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन नीचे से स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन डी में अगर बन रहा है सर, ऑप्शन बी में ये वाला जो विड्रॉ का निशान है ये ठीक तरीके से नहीं बन रहा है, ये एक ही तरह से बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद में सेकंड वाला, सर ये तो सही है लेकिन विड्रॉ का निशान जैसा पहले था वैसा ही है, इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि जब दर्पण के इस बार ये पलट जाएगा तो इसका निशान इधर साइड में मूव हो जाएगा, इधर साइड में। पहले इसका मुंह था सर इधर साइड में, अब इसका जो बदलेगा तो इधर साइड में मूव हो जाएगा। इसका जो इधर साइड में जो खुला हुआ मुंह था इधर था, अब इसके बाद में पलटने पर इधर साइड में इसका खुला हुआ मुंह हो गया। यहाँ तक समझ रहे हैं आप, ठीक है। थर्ड वाले में क्या कमी है, ये दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। थर्ड वाले में क्या कमी है, थर्ड वाले कमी है सर ये वाला एज इट इज रखा है, बल्कि एज इट इज का उल्टा हो जाएगा ऐसे करके, ना कि ऐसे रहेगा। थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सर ये वाला एकदम हमसे इससे हूबहू मिलता हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप आसानी से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या करना क्या है, जो पास में चीज़ है पॉइंट है वो पास में रहेगा, जो ऊपर पास में पॉइंट है ये भी पास में रहेगा, और इसको जस्ट ऐसे करके पलट देना, आपको ऐसे करके एज इट इज ऐसे पलट देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका डायरेक्शन से, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हम समझ आते हैं थोड़ा सा। दिशा परीक्षण इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे रिलेट करके आपके 4-5 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला आपका वॉच, वॉच में आपका डायरेक्शन का यूज होगा। जिस तरह से मैथ में अगर आप प्रतिशत पढ़ लेते हैं तो लाभ हानि, SICI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वो सारे टॉपिक हु बाय हु एज इट इज मतलब सॉल्व होते चले जाते हैं। लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, एक बार प्रतिशत का हर जगह यूज होगा। उसी तरह से डायरेक्शन टॉपिक का आपको वॉच में, एक तरह से बात करें तो डाइस में, दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट में,
इन सारे टॉपिक्स में एक रैंकिंग अरेंजमेंट में उन सारे टॉपिक में आपको इसका डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो आपको डायरेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है और मैं कोशिश करूंगा पहले आप डायरेक्शन पढ़ लें, देन आफ्टर दैट बाकी के टॉपिकों को पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए अब डायरेक्शन को समझते हैं, डायरेक्शन क्या क्या रहा है। चाहे तो आप पहले ऐसे करके डायरेक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके डायरेक्शन बना सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो नहीं बना सकते, मैं हटा देता हूं। क्वेश्चन को पहले मैं पढ़ता हूं। मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर मंथर गति से घूम रही है, यानी कि आयताकार खेत के चारों ओर घूम रही है। आयताकार खेत कैसा होता है, गांव से जो भी स्टूडेंट विलेज बिलोंग करते होंगे तो उन स्टूडेंटों को अच्छे से पता होगा कि आयताकार खेत हमारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, हर जगह पर आयताकार में ही होते हैं मोस्टली खेत, ठीक है ना। किसी का 10 विषय का नंबर होता है, 1 बीघा होता है, किसी का 20 विषय का होता है यानी कि 20 बीघा, किसी का 1 एकड़ का होता है, जो बड़ा वाला एरिया होता है उसे एकड़ बोलते हैं। कुछ का 1 हेक्टेयर में होता है, उसको थोड़ा सा और बड़ा होता है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों के डिवाइड होते हैं। यहाँ पर गाँव में क्या करते हैं कि 1 हेक्टेयर का खेत ले लिया, उसमें से 4 अंदर डिवाइडेशन कर दिया कि 4 पार्टों में वो डिवाइड कर दिया, ऐसे भी होता है। अब समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मणिका अपने आयताकार खेत के चारों ओर मंथर कर घूम रही है, ठीक है, कोई नहीं गति कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। वह पश्चिम की ओर देखकर चलना स्टार्ट करती है। सर अब हमको डायरेक्शन का यूज करना है, कैसे डायरेक्शन का यूज कैसे करना है, डायरेक्शन का यूज कैसे करना है। उसने बोला पश्चिम की तरफ मुख करके घूम रही है, तो सर मुझे पता है मेरा उत्तर होता है ऊपर, मेरा नहीं सबका उत्तर है ये पूरा आपका इधर साइड में होता है जी सर। पश्चिम आपका इधर साइड में होता है जी सर, पश्चिम तो इधर ही होता है, ठीक है। डायरेक्शन समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। दक्षिण आपका इधर होता है, ये सारे आपके डायरेक्शन है, मेरा कुछ नहीं है, ठीक है जी। अब उसके बाद में उसने क्वेश्चन में क्या बोला, वह पश्चिम की ओर देखकर चलना शुरू करती है। अगर मैं उसका बेस पॉइंट ये मान लेता हूं, ये वाला, यहां से वो पश्चिम की तरफ चलना स्टार्ट करती है और मैंने उसको यहां तक पहुंचा दिया, ठीक है। क्योंकि उसने एक एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दी है, ठीक है जी। पश्चिम की ओर चलना शुरू करती है, फिर 45 डिग्री दाईं ओर मुड़कर 45 डिग्री दाईं ओर। अगर कोई आदमी पश्चिम में ऐसे करके चल रहा है, मेरा और उसका मुख एकदम सेम डायरेक्शन में, और मेरा पश्चिम कौन सा होगा, मेरा ये हो गया। उसने क्या बोला है कि दाईं ओर, ठीक है ना, दाहिना मेरा ये हो जाएगा, बायां मेरा ये हो जाएगा, तो मैं उसको दाईं ओर मुड़ूंगा तो दाईं ओर उसका ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। अब मुड़ कितना रही है, 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री। एक बात बताइएगा माय डियर स्टूडेंट, ये वाला जो टोटल एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, क्या इसमें किसी को डाउट है? नो सर, पक्का? नो सर। पीछे वाले को कोई डाउट? यस सर। 90 डिग्री का होता कैसे, आइए वो भी समझ लेते हैं। एक मैं सर्किल काट देता हूँ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये मैंने सर्किल काट दिया। ये सर कितने का होता है, ये तो पीछे वाले को भी पता है कि सर 360 डिग्री का टोटल सर्किल होता है, ठीक है सर। इसमें से मैंने 2 को आधा आधा कर दिया, अब कितने का होगा सर, ये एक 180 का हो जाएगा, दूसरा भी 180 का हो जाएगा, और दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा 180 और प्लस 180 तो सर टोटल हो जाएगा 360। ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट स्टूडेंट, IQ लेवल इज हाई। ओके, अब मैंने क्या किया, इसमें से और एक पोर्शन कर दिया। सर अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये 180 का ही है, 180 सर 180 में से आपने 2 कर दिए, तो 180 में से 2 कर दिए तो ये सर ऊपर वाला 90 डिग्री हो जाएगा, नीचे वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट यही तो मैंने किया था कि ये वाला जो पोर्शन है, इधर वाले पोर्शन टोटल 180 है, टोटल अगर गोला काट दिया जाए तो 360 है, उसका हाफ कर दिया जाए तो 90 डिग्री है। आर यू गेट माई पॉइंट? आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कहाँ तक लेके जा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। अच्छे से समझ गए, ध्यान से देखिएगा। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आपको सर्किल से डिवाइडेशन करना है कि कितना पोर्शन है। अब सभी बच्चों को समझ में आ गया कि सर ये 90 डिग्री होगा, बेटा ये 90 डिग्री होगा, तो ये इसका मैंने अगर आधा कर दिया, यहाँ तक मैंने आधा कर दिया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर, ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि 45 डिग्री वो दाईं ओर चलता है, तो दाईं ओर हो जाएगा उत्तर की साइड में। यहां से पश्चिम से चला तो उत्तर की साइड में 45 डिग्री गया, तो सर वो पहुंच गया कहां, यहां पे। एक चीज आपको ध्यान रखना, उसका मुख उधर ही रहेगा, भले ही वो 45 डिग्री घूम गया हो, जिधर साइड में चल रहा था उधर ही चलता रहेगा। जा किधर रहा था, इधर साइड में, तो अब किधर जाएगा, इधर साइड में, ठीक है जी। तो अब क्या पूछ रहा है, यहां से वह अपने दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर चलता है, ठीक है जी। यहां से और 500 मीटर बढ़ गया तो यहां पहुंच गया वो, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 500 मीटर चल गया। अब वो पूछ रहा है अब वह किस दिशा के समान सामना कर रही है। अब वो पूछ रहा है अब वह किस दिशा का सामना कर रही है। सर इधर हो गया उत्तर, इधर हो गया पश्चिम, और लड़की है मिडिल में, मणिका है जो मिडिल में है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच के मिडिल का क्या बोलेंगे सर, उत्तर
और पश्चिम, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब कुछ ब्रिलियंट जिनको पीएचडी करना है रीजनिंग में, वो लोग क्या बोलेंगे कि सर इसको पश्चिम उत्तर भी तो बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते, पश्चिम उत्तर भी बोल सकते हैं, लेकिन पश्चिम उत्तर इसमें से कोई ऑप्शन दे नहीं रखा। उत्तर पश्चिम, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर पश्चिम उत्तर क्यों नहीं बोल सकते। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके पिताजी का नाम श्री रामलाल है, या फिर श्री श्यामलाल है, या फिर श्री एक तरह से मनोज लाल है, श्री गोपाल लाल है, जो भी है XYZ, जो भी आपके डैडी का नाम है, और जिस तरह से आपका नाम है रामू, श्यामू, गोपू, मोपू, जो भी नाम है आपका, तो एक चीज मुझे आप बताइएगा अच्छे से कि पहले आपके नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा या पहले आपके पिताजी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर पहले तो पिताजी के नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा ना, कि देखिएगा आज ये स्टूडेंट IAS बन गया तो ये फलाने का लड़का है, यानी कि हमारे एक तरह से पूर्वजीय श्री श्री 108 श्री फलाने जी का लड़का है। एक दादा का नाम मैं लिख लेता हूँ रामेश्वर। अगर रामेश्वर का जी का कोई भी लड़का अगर IAS बन जाता है तो रिप्रेजेंट इस तरह से करना अच्छा रहता है, शोभित लगता है कि रामेश्वर जी का लड़का IAS बन गया, ना कि जो लड़का IAS बना है उसके दादा का नाम रामेश्वर है, एक अवॉइडेंस हो जाता है। तो उसी तरह से ये बड़ी डायरेक्शन है, ये छोटी डायरेक्शन है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना होता है तो बड़ी डायरेक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंट करना होता है। आर यू गेट माई पॉइंट? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस वजह से आप लिख पश्चिम उत्तर भी सकते हैं, उसको भी कोई गलत नहीं कर सकता, बट डिपेंड करता है कि थोड़ा अपना एक तरह से अच्छा भी लगना चाहिए, ठीक है, एक अच्छा भी लगना चाहिए, समझ रहे हो, उस तरह से, यानी कि एक तरीके से बोलना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं रीजनिंग बोलूं, रीजनिंग तो रीजनिंग होती है, और अभी मैं डायरेक्ट नॉर्मल वन से पढ़ाना स्टार्ट करूं तो तुम बोलोगे सर को समझ में नहीं आ रहा है, एक सीक्वेंस से पढ़ाइए। तो वो इस सीक्वेंस का ही नजरिया है कि पहले पिताजी का नाम सम्मान के साथ में लिया जाए, फिर उसके बाद में आपका नाम सम्मान के साथ में लिया जाए। तो इसी तरह से आप लोगों को इसी चीज का बहुत मोस्टली ध्यान रखना है कि आपके पिताजी का नाम पहले लिया जाएगा, देन आफ्टर दैट आपका नाम। अब चलिए थोड़ा सा चलते क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है? यहाँ है, उत्तर पश्चिम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। डायरेक्शन को मैंने बेसिक से समझाया, हाई लेवल कौन सकता है आप लोगों को समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए फेस करने के लिए फिर से मिल गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या पूछा गया आप लोगों से, दिए गए आकृति में वर्गों की गणना करें। दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे आप लोगों को बताना है। फॉर्मेट क्या बना है? फॉर्मेट सिंपल बना है। ऑप्शन में 42 है, 44 है, 46 है और 40 है, यानी कि 42, 44, 46 और 40। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं। मैंने आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर किसी भी आकृति में आपसे वर्ग पूछा जाए 1 2 3 4, 1 2 3, ये हो गया आपका चौथा, ठीक है सर। 4 हो गया, 1 2 3 4, 4 बाई 4 की मैट्रिक्स बन गई, 1 2 3 और ये 4, 4 बाई 4 की बन गई, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर ऐसे में आपको वर्ग निकालना है, वर्ग ज्ञात करना है, तो सिंपल करना है, इसको उठाओ, इन दोनों को मल्टीपल कर दो, 4 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 3, यानी कि इन दोनों को ले लो। जब तक 0 तक नहीं पहुंच जाए तब तक आपको ऐसी तरह से कंटिन्यू करना है। 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। अब उसके बाद में लेंगे तो 0 गुणा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 गुणा 0 को प्लस करेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है। 4 चुक कितना हो गया? 16, ये हो गया 9, वो हो गया 4 और वो हो गया 1, ठीक है। ये हो गया दोनों का 25 और उसका हो गया 5, यानी कि 25 और 5 हो गया टोटल 30। इसमें आप लोगों के 30 स्क्वायर होंगे, 30 वर्ग होंगे। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा मैं अच्छे से। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको 1 2 3 4 4 नंबर देने, 1 2 3 4 नंबर देने, 4 और 4 का गुणा करना है तो टोटल हो जाएगा आप लोगों का 16, 3 और 3 का गुणा करना है तो टोटल हो जाएगा 9, और प्लस में 2 और 2 का गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, 1 1 का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, सबको ऐड कर देना, टोटल आपके पास में आ जाएगा 30, यानी कि टोटल 30 वर्ग होंगे। इसमें कुछ और मॉडिफाई किया गया है तो उस मॉडिफाई को भी कर देता हूं मैं, और एडवांस इस फिगर को बनाया गया है। किस तरीके से? इस तरीके से इसको और एडवांस बना दिया गया है, ऐसे। अब इसमें टोटल में पूछा है, टोटल में कितने होंगे। हमारे पहले वाले में 30 हमारे पास आ चुके हैं, यानी कि 30 हमारे पास आ चुके हैं, 30 से ऊपर हमें प्लस करना है, कितने आ सकते हैं और समझिएगा। अब मैं एक फिगर यहाँ पे ऐसी बना देता हूँ, आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा।
इस तरह से। क्या ये फिगर ऐसी नहीं है? जी सर बिल्कुल ऐसी ही है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5, ये वाला जो बड़ा वाला है ये 5 स्क्वायर इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, 5 स्क्वायर इसमें है, 5 स्क्वायर इसमें है, 30 पहले थे, तो टोटल कितने हो गए सर? 30 में 5 ऐड किया 35, 35 में 5 ऐड किया, टोटल हो गया सर 40। 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमिनेट, सेकंड एलिमिनेट, थर्ड एलिमिनेट। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें टोटल 40 आप लोगों के स्क्वायर हो जाएंगे, 40 वर्ग हो जाएंगे। 30 मैंने आप लोगों को स्ट्रिक से बताए थे, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 25 को 16 9 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। ठीक है ना, 30 में अगर 5 5 के ये इसमें भी 5 बनेंगे, इसमें भी 5 बनेंगे, 30 में अगर मैंने 10 जोड़ा तो टोटल 40 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए मेरे पास में 40 इज द राइट आंसर आ गया। इस प्रकार से हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वैलिडिटी भी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ाएंगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। इसी सीरीज को हम लोग 30 तक लेके जाएंगे। ये सफिशियंट रहेगी आप लोगों के एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए और एमटीएस के लिए। इन टारगेट को मोस्टली एग्जाम को टारगेट करेगी आप लोगों की सीरीज। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। ये आप लोगों का पार्ट फर्स्ट आप इसे डाल सकते हैं, कितना पार्ट फर्स्ट। इसी तरीके से आप लोगों को 30 सीरीज इसमें देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।